प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आर्थिक भूगोल की परिभाषा और आर्थिक भूगोल के विकास की चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो आर्थिक भूगोल की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं और इसके ऐतिहासिक विकास क्रम के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसके विषय क्षेत्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण और उनके विभिन्न प्रकारों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर प्रकाश डालने वाले कारकों को शामिल किया जा सकता है। अर्थात प्रत्येक प्रदेश में जो आर्थिक क्रियाओं में भिन्नता मिलती है वो किस कारण से है, इन सभी का अध्ययन इस विषय में सम्मिलित है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें पहला है आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण का अध्ययन। अर्थात आर्थिक भूगोल में मुख्यतः धरातल पर आर्थिक क्रियाकलापों में मिलने वाली क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल में केवल उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं जो भूपृष्ठ पर ठोस रूप में दिखाई देती हैं, अर्थात जो मूर्त रूप में प्रकट होती हैं या धरातल पर अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ती हैं, जैसे कि कृषि है, खनन है, उद्योग, परिवहन आदि। तो इन समस्त आर्थिक क्रियाओं में जो क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है उसका अध्ययन इसमें सम्मिलित है। दूसरा जो इसका मुख्य बिंदु है वह है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन और उनके संरक्षण का अध्ययन करना। तो आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि जैविक संसाधन हो गए, जल है, मिट्टी है, शक्ति और ऊर्जा संसाधन, इन सभी के संरक्षण का और इनका किस तरह से सतत उपयोग किया जाए, यह समस्त अध्ययन सम्मिलित है, जिससे पोषणीय विकास हो सके और संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सकें। तो इस तरह के सभी अध्ययन इस विषय में सम्मिलित हैं। तीसरा है आर्थिक क्रियाओं का वातावरण से क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव आर्थिक क्रियाओं पर पड़ता है और आर्थिक क्रियाएं भी प्राकृतिक पर्यावरण को भी प्रभावित करती हैं। तो इन दोनों का जो आपसी संबंध है या दोनों की जो अंतःक्रिया है, इसका अध्ययन भी इस विषय में किया जाता है। अगला बिंदु है स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन। तो इस विषय में पृथ्वी के तल पर पाई जाने वाली आर्थिक क्रियाओं में जो स्थानिक भिन्नता, अर्थात प्रत्येक प्रदेश या क्षेत्र में जो कुछ आर्थिक क्रियाओं का अधिक प्रभाव होता है और अन्य क्षेत्रों में कुछ दूसरी आर्थिक क्रियाएं प्रभावी रूप से सक्रिय होती हैं, तो इन सभी का अध्ययन इसमें करते हैं। साथ ही विभिन्न आर्थिक क्रियाओं द्वारा निर्मित भूवैन्यासिक संगठन, अर्थात कहीं कृषि हो रही है, कहीं खनन, कहीं उद्योग, कहीं व्यापार, परिवहन, तो इनके द्वारा जो स्थान विशेष में संरचनात्मक भूवैन्यासिक संगठन का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कहीं औद्योगिक क्रियाएं अधिक हैं तो वहाँ नगरीय बस्तियों में वृद्धि होगी, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होगी, महामार्ग, रेल मार्ग, वायु परिवहन और इसी तरह अन्य जो औद्योगिक क्रियाओं से संबंधित स्वरूप हैं वो भी देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर कहीं कृषि क्रिया की प्राथमिकता है तो उन क्षेत्रों में कृषि से संबंधित जो स्वरूप हैं वो देखने को मिलते हैं, जहाँ अधिकतर
ग्रामीण जो परिवेश हैं वहाँ ऐसे स्वरूप देखने को मिलते हैं जिसमें मकानों की बनावट है, लोगों का जो रहन सहन है, जो यातायात के साधन हैं या मार्ग हैं, वो औद्योगिक क्षेत्रों से अलग देखने को मिलेंगे। तो जो स्थानिक विशेषताएं हैं उनमें इसी तरह के भूविन्यासिक संगठनों का अध्ययन करते हैं। अगला बिंदु अपना है आर्थिक क्रियाओं और प्राविधिकी की अंतःक्रिया से निर्मित अर्थतंत्र का अध्ययन करना। अर्थात आर्थिक भूगोल में जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं और उन आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जो तकनीक है या टेक्नोलॉजी है, तो उनके आपसी संबंध से किस तरह के अर्थतंत्र का निर्माण होता है। अर्थात अगर अपन बात करें तो कृषि आदिम तरीके से की जाती है, मतलब परंपरागत तरीके से की जाती है, या अत्याधुनिक यंत्रों से की जा रही है, तो दोनों में अलग अलग टेक्नोलॉजी होने के कारण उसका स्वरूप अलग होगा। ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक मशीनीकरण के कारण या अत्याधुनिक मशीनों के कारण अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी के कारण आर्थिक क्रियाओं में कई तरह की भिन्नताएं देखने को मिलती हैं और उसी से वहाँ का जो स्थानिक प्रारूप है वो निर्मित होता है। अगला है सांस्कृतिक आर्थिक भूदर्शियों का अध्ययन। तो आर्थिक भूगोल में जो भी सांस्कृतिक आर्थिक भूदर्श्य हैं, अब यहाँ आर्थिक भूदर्श्य से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र विशेष में कौन सी आर्थिक क्रिया अधिक की जाती है। अगर कृषि क्रिया अधिक हो रही है तो कृषि से संबंधित भूदर्श्य देखने को मिलेंगे। वहाँ अगर औद्योगिक क्रियाएं अधिक हैं तो औद्योगिक क्रियाओं से संबंधित जो भूदर्श्य हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इस तरह क्षेत्र विशेष में कौन सी क्रियाएं सक्रिय रहती हैं और उनके द्वारा जो सांस्कृतिक और आर्थिक स्वरूप का निर्माण होता है उसका अध्ययन इसमें करते हैं। साथ ही आर्थिक विकास का क्या स्तर है इसका अध्ययन भी इस विषय में सम्मिलित है। और साथ ही इसमें प्रादेशिक नियोजन का अध्ययन भी किया जाता है, अर्थात प्रदेश विशेष के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं और जिससे किस तरह से उस प्रदेश विशेष को आगे बढ़ाया जाए या उसका विकास किया जाए। तो इस तरह से इस विषय में आर्थिक क्रियाओं से संबंधित समस्त गतिविधियों का अध्ययन होता है। साथ ही वो आर्थिक क्रियाएं किस तरह अपने पर्यावरण से संबंधित हैं उनका अध्ययन सम्मिलित होता है और उन आर्थिक क्रियाओं से किस तरह के सामाजिक या सांस्कृतिक स्वरूप का निर्माण हो रहा है, किस तरह की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इन समस्त बिंदुओं का अध्ययन इस विषय में किया जाता है। जय हिंद।